हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़े थे मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो जिसके पिछले वीडियो में पिछले भागों में हम लोगों ने पढ़ा है नर जनन अंग मादा जनन के बारे में, युग्मक जनन क्या होता है मतलब अंड जनन की प्रक्रिया, ओजेनेसिस और शुभ जनन की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके अलावा हम लोगों ने आर्थोचक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ लिया है। आइए उसी का आगे का टॉपिक आज डिस्कस करते हैं। इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। ठीक, तो बच्चों जब हम लोगों ने इसका पहला पार्ट पढ़ा था उसमें बताया गया था आपको कि लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती हैं उन्हें हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है निषेचन पूर्व घटना, दूसरा होता है निषेचन और तीसरा होता है निषेचन पश्चात घटना। मतलब निषेचन पूर्व घटना में हम लोगों ने पढ़ा है कि निषेचन पहले होता क्या है। तो निषेचन के पहले युग्मकों या गैमेट्स का निर्माण होता है, जिसे हम लोगों ने पढ़ लिया है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। इसके अलावा उसमें युग्मक का स्थानांतरण होता है, मतलब कैसे एक बॉडी से एक प्लेस से युग्मक या गैमेट दूसरे प्लेस से दूसरे बॉडी में जाते हैं। ठीक, तो ये तो हमने पढ़ लिया है। आज हमें डिस्कस करना है सेकंड पार्ट, जिसे हम कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। आइए आगे उसी पढ़ते हैं, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन या फर्टिलाइजेशन का मतलब होता क्या है। तो निषेचन का मतलब होता है शुक्राणु और अंडाणु का आपस में संलयन होना। वह प्रक्रिया जिसमें शुक्राणु मतलब नर युग्मक और अंडाणु मतलब मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, इसी को हम निषेचन कहते हैं। मतलब शुक्राणुओं या अंडाणुओं के मिलने की प्रक्रिया, संलयन होने की प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन। और निषेचन के फलस्वरूप एक नई संरचना बनती है, एक द्विगुणित नई संरचना बनती है, इसे हम कहते हैं जाइगोट या युग्मनज। लिख लेते हैं इसे। नर युग्मक जिसे हम कहते हैं शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं, तथा मादा युग्मक जिसे हम अंडाणु कहते हैं या ओवम कहते हैं। नर युग्मक मतलब शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। मतलब शुक्राणुओं और अंडाणुओं के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। निषेचन के फलस्वरूप एक नई संरचना बनती है जिसे हम कहते हैं जाइगोट या युग्मनज। युग्मनज या जाइगोट जो कि 2n होता है, मतलब द्विगुणित होता है, का निर्माण होता है। निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक, इसे एक बार डायग्राम बना के देख लेते हैं। जैसे ये एक स्पर्म है शुक्राणु और ओवम अंडाणु, इन दोनों के मिलने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। जिसमें एक नई संरचना बनती है, एक नई स्ट्रक्चर बनते हैं, इसे हम युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। ध्यान ये रखनी है कि जो युग्मक होते हैं, चाहे वो नर में हो मतलब मनुष्यों में हो, जीव जंतुओं में हो या पेड़ पौधों में हो, युग्मक हमेशा क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। अगुणित मीन्स कि इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आधी होती है। गुणसूत्र n नंबर में होते हैं। हमेशा युग्मक में गैमीट में गुणसूत्र हाफ नंबर होते हैं, आधे होते हैं। जब ये नंबर मिलते हैं तो जो जाइगोट बनता है ये क्या हो जाता है, 2n नंबर मतलब द्विगुणित हो जाता है। तो जो युग्मक होते हैं वो आगुणित होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं, और जो जाइगोट होता है वो हमेशा द्विगुणित 2n नंबर में डिप्लॉइड होता है। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये तो हो गया निषेचन की प्रक्रिया। आइए आगे डिस्कस करते हैं कि मनुष्य में निषेचन कैसे होता है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है उसे देखते हैं। आइए देखते हैं कि मनुष्य में निषेचन कैसे होता है। तो आपको बताया गया था कि निषेचन के लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं, 2 चीज़ें, एक अंडाणु और शुक्राणु। तो जो अंडाणु बनती है वो कहाँ बनती है, मादा के अंडाशय में बनती है। ठीक, शुक्राणु बनता है वृषण में। तो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो मादा के शरीर में संपन्न होती है।
ठीक। निषेचन दो प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य निषेचन जो शरीर के बाहर संपन्न होती है, जैसे कि अधिकांश उभयचरों या जलचरों में होता है। दूसरा होता है आंतरिक निषेचन, शरीर के अंदर संपन्न होती है। तो मनुष्य में जो निषेचन होता है वो आंतरिक होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जो शरीर के अंदर, मादा के शरीर के अंदर संपन्न होता है, और वहीं पर भ्रूण का विकास होता है। तो आपको बताया गया था जब हम लोगों ने पढ़ा था मादा जनन तंत्र के बारे में कि मादा में निषेचन की प्रक्रिया, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। तो मनुष्य में जो निषेचन होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक। अब फैलोपियन ट्यूब में कहाँ, तो एम्पुला और स्थमस के जंक्शन पर, जहाँ पे एम्पुला और स्थमस मिलते हैं वहीं पर उनका फर्टिलाइजेशन होता है। आइए एक बार चित्र बना के देख लेते हैं। तो ये एक पूरा मादा जनन तंत्र है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ये दोनों क्या हैं, दोनों अंडाशय हैं, ओवरी हैं। ये पूरा का पूरा क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब है, ये अंडवाहिनी कहते हैं। ये क्या है, ये पूरा पूरा यूटेरस है, या इसे गर्भाशय कहते हैं। ठीक। अब हम क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ये जो वाला भाग है इसे हम इन्फंडिबुलम कहते हैं। ठीक। इसे हम, ये वाला पॉइंट जो नीचे उंगली संरचना दिखा रही है, इसे हम फिम्बरी कहते हैं या झालर कहते हैं। ये वाला पॉइंट एम्पुला कहलाता है, और इसे हम कहते हैं इस्थमस। फैलोपियन ट्यूब को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, फिम्बरी, एम्पुला और इस्थमस। अब ये दोनों ओवरी हैं, इसी में क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक। ओवरी में ही क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणु यहाँ बनते हैं, अंडाणु यहाँ बनते हैं, इस फिम्बरी द्वारा पहुँचाए जाते हैं कहाँ तक, इस एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर, यहाँ पहुँचा दिए जाते हैं अंडाणु। आपको बताया गया था कि अंडाणु के चारों ओर एक विशेष प्रकार की लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा कहते हैं। ये अंडाणु कहाँ पहुँच गया है, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर पहुँच गया है। ठीक। जब शुक्राणु इसमें प्रवेश करता है मादा के जनन पथ में, जब इजैक्सुलेशन की प्रक्रिया होती है तो लगभग एक बार में 30 से 50 करोड़ के आसपास शुक्राणु प्रवेश करते हैं मादा के जनन पथ में। 30 से 50 करोड़ शुक्राणु, उसमें से सिर्फ 1% शुक्राणु ही पहुंच पाते हैं इस अंडवाहिनी तक। ठीक। मतलब 30 से 50 करोड़ शुक्राणु प्रवेश करते हैं, और शुक्राणु में पूंछ होती है, पूंछ की सहायता से वो आगे की ओर गति करते हैं। ठीक। बहुत सारे शुक्राणु प्रवेश करेंगे, इसी में से कुछ शुक्राणु, मतलब 1% शुक्राणु ही क्या होंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे। कहाँ तक, इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन तक, ओवम तक। और ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे, इसी को हम कहते हैं, मतलब ओवम और स्पर्म के जो न्यूक्लियस होते हैं उन्हें जो आपस में फ्यूज करते हैं उसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। ठीक। मतलब एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर फैलोपियन ट्यूब में जहाँ पे अंडवाहिनी, जहाँ पे ओवम होता है, शुक्राणु प्रवेश करता है, वहाँ तक पहुँचता है, और शुक्राणु और अंडाणु के मिलने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। कहाँ पर होता है, तो अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला इस्थमस के जंक्शन पर। ठीक। ये तो हो गया कि फर्टिलाइजेशन ऐसे होता है। अब आगे देखते हैं कि कौन सी प्रक्रिया होती है जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मैच करते हैं। ये भी हमने पढ़ा कि निषेचन प्रक्रिया कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में। आइए अब जानते हैं कि कौन सी प्रोसेस होती है दोनों के बीच में, अंडाणु और शुक्राणु के बीच में। तो बताया गया आपको कि बहुत सारे शुक्राणु निकलते हैं एक बार में, लगभग 30 से 50 करोड़ के आसपास। उनमें से सिर्फ 1% ही क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में पहुँच पाते हैं, जिनमें से सिर्फ एक, सामान्यतः सिर्फ एक ही निषेचन करता है, किसके साथ, ओवम के साथ। आइए देखते हैं कैसे निषेचन करते हैं। तो जब कोई भी शुक्राणु, मतलब बहुत सारे शुक्राणु इसके आसपास पहुँचेंगे, आसपास पहुंच के सारे शुक्राणु क्या करते हैं, इसके जो बाहरी लेयर है जिसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा, उससे चिपक जाते हैं, और शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है, जिसको अग्रशिरा होता है, इस पर एक प्रोटीन की लेयर होती है, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक। ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर क्या होती है, विघटित हो जाती है। एक्रोसोम के अग्र सिरे से जो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है विघटित हो जाती है। ये एक्रोसोम एक एंजाइम स्रावित करते हैं, इसे हम कहते हैं हाइलुरिनिडेज। एक्रोसोम द्वारा स्रावित एंजाइम हाइलुरिनिडेज ये क्या करता है, ओवम के जोनो पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा इस लेयर को चीर देता है।
ये क्या करेगा, इसके द्वारा स्रावित एंजाइम होगा वो क्या करेगा, इन दोनों लेयर्स को चीर के आगे बढ़ेगा, अंदर इंसर्ट कर जाएगा। ठीक, ये पहुंच गया ओवम के अंदर इस जोनोपेलस लेयर को चीर कर। सिर्फ इसका एक्रोसोम और मिड पॉइंट जो मध्य वाला भाग होता है वही अंदर प्रवेश करता है, पूंछ वाला रीजन बाहर होता है और कुछ समय बाद ये अपने आप टूट के इससे अलग हो जाता है। एक्रोसोम और मिड भाग अंदर प्रवेश कर गया है ओवम के। अब ओवम का केंद्रक और इसका ये जो अग्र सिरा है ये विघटित होगा, इसका केंद्रक निकलेगा और दोनों को केंद्रक आपस में फ्यूज करेंगे, आपस में मिल जाएंगे और इस प्रकार एक नई संरचना का निर्माण होगा जिसे हम कहेंगे जाइगोट या ह्यूमनस। अब इन दोनों के मिलने से ये क्या होगा, ये 2n नंबर हो जाएगा। दो केंद्रक हैं, इन दोनों केंद्रक के मिलने से क्या हो जाएगा, 2n नंबर हो जाएगा। और इस प्रकार एक अंडाणु शुक्राणु के मिलने से एक ह्यूमनस या जाइगोट का निर्माण होता है। लोगों ने पढ़ा निषेचन की प्रक्रिया, जिसमें हमने देखा कि निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज या जाइगोट बनता है। आइए देखते हैं कि युग्मनज या जाइगोट जब बन जाता है उसके बाद क्या होता है। तो युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया, युग्मनज से भ्रूण जो बनता है वो बहुत सारी विभाजन और बहुत सारे परिवर्तनों के फलस्वरूप बनता है। उन्हीं सबको हम क्या कहते हैं, भ्रूणीय परिवर्धन या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आइए देखते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले जैसे एक जाइगोट बना। अब जाइगोट आपको बताया गया क्या होता है, द्विगुणित होता है, 2n नंबर में होता है, गुणसूत्र डबल होते हैं। तो जाइगोट क्या होता है, किसी भी जीव की सबसे प्रथम कोशिका होती है, किसी भी जीव के शरीर की सबसे पहली जो कोशिका होगी वो जाइगोट होगी। यूनिसेलुलर होता है, सिंगल एक कोशिका होती है। अब निषेचन के बाद जाइगोट बनेगा तो इसमें क्या होगा, क्लीवेज होगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विदलन होना। क्लीवेज होता है। क्लीवेज मीन्स, क्लीवेज भी क्या है, एक प्रकार का समसूत्य विभाजन है जिसमें कोशिकाएं आगे डिवाइड होती हैं। तो क्लीवेज में क्या होगा कि ये कोशिका जो है जाइगोट वाली ये आगे डिवाइड होगी और डिवाइड होके दो कोशिकाएं बनाएंगी। अब विदलन में क्या होता है कि इसकी आकार नहीं बड़ा होगा, रहेगा उतना बड़ा ही, बस इसमें क्या होगा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी। इसके अंदर जो कोशिकाएं बने हैं इसे हम कहते हैं ब्लास्टोमेयर्स। विदलन के फलस्वरूप जो नई कोशिकाएं बनती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमेयर्स। पहले एक बार विदलन हुआ, दो कोशिकाएं बनी, फिर आगे विदलन की क्लीवेज होगा तो 2 से 4 कोशिकाएं बनेंगी, फिर विदलन की प्रक्रिया होगी, 4 से 8 बनेंगी, मतलब एक ह्यूमनस में विदलन की प्रक्रिया होती है कि 2, 4, 8 और 8 से 16 कोशिकाओं तक या 16 ब्लास्टोमेयर्स तक की कोशिकाओं का निर्माण होगा। मतलब निषेचन के लगभग 24 घंटे के अंदर क्या होता है, विदलन की प्रक्रिया होती है और उस विदलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप एक कोशिका से 2 कोशिकीय, 4, 8 और 16 कोशिकीय स्तर तक का निर्माण होता है। ठीक, इस प्रावस्था को, ये 16 कोशिकीय अवस्था बनी है, ये ठोस होती है, गेंद के आकार की होती है, इसे हम कहते हैं मॉरुला फेज। ठीक, इसे मॉरुला प्रावस्था कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप, निषेचन के बाद विदलन होता है, क्लीवेज होती है, क्लीवेज से कोशिकाओं में विभाजन होता है और विभाजित होकर क्या बनाती है, ब्लास्टोमेयर्स बनाती हैं। जो विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिकाएं बन रही हैं इन्हें हम ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। हर विभाजन के बाद ये ब्लास्टोमेयर्स छोटी होती चली जाती हैं। पहले यहाँ आकार बड़ा था, एक विभाजन हुआ तो 2 कोशिकाएं बनी, 2 ब्लास्टोमेयर्स, अगला विभाजन हुआ तो 4 ब्लास्टोमेयर्स, 4 से 8, 8 से 16, फिर 16 से 32। तो 16 से 32 ब्लास्टोमेयर्स के स्टेज को हम क्या कहते हैं, मॉरुला कहते हैं। और ये सारी घटनाएं कहाँ हो रही है, सारी घटनाएं हो रही है फाइलोपियन ट्यूब में। फाइलोपियन ट्यूब में निषेचन से धीरे धीरे वो गर्भाशय की ओर आती हैं, तो इसी समय ये घटनाएं होती हैं मॉरुला फेज तक की। अब ये मॉरुला क्या होगा, जब मॉरुला बनने के बाद 16 कोश की अवस्था या 32 कोश की अवस्था बनने के बाद
ये पहुँचेगी गर्भाशय में, और गर्भाशय में एक विशेष प्रकार का द्रव होता है, पोषक द्रव होता है, जिसे हम कहते हैं यूटेराइन मिल्क। गर्भाशयी पोषक भी कहते हैं या यूटेरिन मिल्क भी कहते हैं। यूटेराइन मिल्क भी कहते हैं। यूटेराइन मिल्क को ये मोरुला होते हैं, ये अवशोषित करती है, सोखती है लगभग 3 दिनों तक। ठीक, मतलब 4 से 4 दिन में पहुंचती है गर्भाशय में, उसके बाद ये लगभग 3 दिनों तक यूटेराइन मिल्क सोखती है, और यूटेराइन मिल्क सोख कर ये फूल जाती है और इसके अंदर एक गुहा बन जाती है। गुहा मीन्स कैविटी बन जाती है। ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा मोरुला प्रावस्था तक। 16 कोष की अवस्था होती है मोरुला, इसके बाद 16 से 32 कोष की अवस्था मोरुला होती है। मोरुला प्रावस्था फिर आगे गर्भाशय की ओर मूव करती है, तब भी इसमें विभाजन चालू रहता है। ये लगभग 4 से 5 दिन में एक प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है मोरुलेशन की, मतलब मोरुला के बनने की प्रक्रिया 4 से 5 दिन में कंप्लीट होती है। यह शुरू कब होती है? निषेचन के 24 घंटे के बाद। इसके बाद ये पहुंचता है गर्भाशय में मोरुला, और तब भी इसमें विभाजन चालू रहता है। विभाजन चालू रहता है, गर्भाशय में पहुंचता है। गर्भाशय में पहुंचकर मोरुला क्या करता है? एक विशेष प्रकार का पोषक द्रव, जिसे हम कहते हैं यूटेराइन मिल्क, गर्भाशयी दूध, उसे अवशोषित करता है। अवशोषित करके ये थोड़ा सा फूल जाता है और अपने अंदर एक विशेष प्रकार की गुहा या कैविटी बना लेता है, खाली स्थान। इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील कहते हैं। ठीक, ब्लास्टोसील कहते हैं। मोरुला के बाद जब प्रावस्था शुरू होती है, उसके अंदर बनी हुई कैविटी को ब्लास्टोसील कहते हैं, और इस प्रावस्था को हम ब्लास्टुला कहते हैं। ठीक, ब्लास्टुला इस प्रावस्था को कहते हैं, और जो अंदर कैविटी बनी होती है उसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं। अभी तक अंडाणु का जो जोना पेलुसिडा लेयर है, ये अभी भी इसमें उपस्थित है। अब ब्लास्टोसील बनने के बाद ये लेयर धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और इस प्रकार की संरचना बनाएगी, इसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक, ये तो हो गया पूरा, मतलब मोरुला ब्लास्टोसील के बनने की प्रक्रिया। फिर से जान लेते हैं। सबसे पहले क्या बनता है? मोरुला बनता है। किस प्रक्रिया द्वारा? विदलन या क्लीवेज द्वारा। लगभग 4 बार विभाजन होता है और एक ठोस 16 कोष की 16 ब्लास्टोमिया जैसी संरचना बनाता है, इसे हम कहते हैं मोरुला। मोरुला गर्भाशय में तैरता है और एक विशेष प्रकार का द्रव शोषित करता है, इसे कहते हैं यूटेराइन मिल्क, और शोषित करके फूल जाता है, अपने आकार में वृद्धि करता है और अपने अंदर एक गुहा या कैविटी का निर्माण करते हैं, इसे कहते हैं ब्लास्टोसील गुहा। और इस प्रावस्था को कहते हैं ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट। जब जोना पेलुसिडा लेयर डिसॉल्व हो जाती है तो बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक, आइए इसे अंदर देखते हैं कि गर्भाशय के अंदर ये कैसे होता है। आइए इस प्रक्रिया को हम देखते हैं एक बार मादा जनन तंत्र के अंदर। तो सबसे पहले दिखाया गया आपको, ये जाइगोट बनाया गया है। जाइगोट है, निषेचन हो चुका है और एक द्विगुणी जाइगोट का निर्माण हुआ है। अब द्विगुणी जाइगोट में 24 घंटे के अंदर क्या होगा? क्लीवेज होगी। क्लीवेज के बाद ये क्या करेगा? ये 2 कोशिकीय स्तर में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्लीवेज होगा, 2 से 4 बनेगा। फिर क्लीवेज होगा, 4 से 8 बनेंगे। फिर 4 से 8 से बनेगा 16। तो इसमें 16 कोशिकीय स्तर होगा। इसी 16 कोशिकीय स्तर को क्या कहते हैं? 16 से 32 भी हो सकते हैं। 16 से 32 कोशिकीय स्तर को हम क्या कहेंगे? मोरुला प्रावस्था कहते हैं। ठीक, जाइगोट में 4 बार क्लीवेज हुई। 4 बार क्लीवेज होने के बाद क्या बनता है? मोरुला प्रावस्था। अब यह मोरुला प्रावस्था पहुंचेगा इस गर्भाशय के अंदर, और गर्भाशय के अंदर जो कुछ द्रव है उसे सोख कर, उसे अवशोषित करके क्या बनाएगा? ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा। 16 से 32 बनेगा। 32 से 64 कोष की अवस्था, ऐसे ये एक बहुकोष की अवस्था बन जाएगी, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब यही ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? आगे चल के इसी गर्भाशय की दीवार पर अटैच होता है। ब्लास्टोसिस्ट बन गया। अब ब्लास्टोसिस्ट जुड़ जाएगा कहीं पे आके गर्भाशय की इस दीवार से। आपको बताया कि गर्भाशय की 3 भित्तियाँ होती हैं। सबसे बाहरी भित्ति को क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम कहते हैं। बीच वाली भित्ति को हम कहते हैं मेसोमेट्रियम, और सबसे लास्ट वाली भित्ति जो आंतरिक भित्ति होती है, अंतः भित्ति, से हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो जो ये ब्लास्टोसिस्ट बनता है, या गर्भाशय की सबसे आंतरिक भित्ति, इसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, इसी पर आकर रोपित होता है, इसी पर आकर जुड़ जाता है। तो ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम में गर्भाशय की भित्ति पे जुड़ने की प्रक्रिया हम क्या कहते हैं? रोपण कहते हैं, या इसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन।
मतलब ब्लास्टोसिस्ट प्रावस्था का गर्भाशय की दीवार पर जुड़ना ही क्या कहलाता है? रोपण कहलाता है। इसी को हम साधारण भाषा में कहते हैं गर्भ ठहरना। ठीक, और ये जो प्रक्रिया होती है ये लगभग निषेचन के 7 से 8 दिन के बाद होती है। रोपण की प्रक्रिया होती है निषेचन के 7 से 8 दिन के बाद। कौन सी प्रावस्था निषेचित होती है, रोपण होती है? तो ब्लास्टोसिस्ट प्रावस्था होती है। वो गर्भाशय की अंतःभित्ति या एंडोमेट्रियम से जुड़ जाता है और इसी प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन या रोपण कहते हैं, जो निषेचन के 7 से 8 दिन के बाद होता है। अब निषेचन रोपण हो गया है, ठीक। अब रोपण के बाद ये प्रावस्था धीरे धीरे वृद्धि करेगी, बहुत सारे कोष का विभाजन होगा, कोष का विभेदन होगा और धीरे धीरे एक परिपक्व भ्रूण या परिपक्व शिशु का निर्माण कर लेगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रोपण कैसा होता है। रोपण की प्रक्रिया हो जाएगी तब क्या होगा कि जो ब्लास्टोसिस्ट है इसमें एक अगली प्रक्रिया होगी जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया। यहाँ तक तो ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुलेशन कहलाती है। अब अगली प्रक्रिया जो होती है उसे कहते हैं गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया। गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला भवन में क्या होता है कि ये जो रोपण हो चुका है इसमें विभाजन होगा, इसमें 3 कोश की लेयर बनेगी। मतलब इसके अगर हम इसे ये मान लेते हैं कि ये रोपण हो चुका है गर्भाशय की दीवार से, अब इसमें 3 लेयर बनेगी। एक लेयर ये हो गया, दूसरा लेयर ये, तीसरा लेयर ये। मतलब इस भाग में 3 लेयर, 3 कोश की लेयर बनेगी जिसे हम कहते हैं जननिक उपकला या जननिक अस्तर कहते हैं, जर्मिनल लेयर्स कहते हैं। यही 3 लेयर शरीर के समस्त अंगों का निर्माण करते हैं। भ्रूण की यही 3 लेयर जो बनती हैं इसी की मतलब इसके बनने की प्रक्रिया गैस्ट्रुलेशन कहलाती है और यही तीनों लेयर शरीर के समस्त अंगों का, समस्त बाहरी आंतरिक समस्त अंगों का निर्माण करती हैं। अब देखते हैं लेयर कौन कहलाती है, क्या कहलाती है। सबसे बाहरी जो लेयर होती है इसे हम कहते हैं एक्टोडर्म। जो बीच वाली लेयर होती है इसे कहते हैं मेसोडर्म और सबसे आंतरिक लेयर होती है इसे हम कहते हैं एंडोडर्म। ठीक, तो रोपण के बाद 3 प्रकार के लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। यही 3 लेयर शरीर के समस्त अंगों का निर्माण करते हैं। जैसे एक्टोडर्म क्या करता है, त्वचा का, बाल का, नाखून, इन सारी चीज़ों का निर्माण करता है। मेसोडर्म शरीर के कुछ विशेष अंगों जैसे हृदय, रक्त, इन सारी चीज़ों का निर्माण करता है। एंडोडर्म शरीर के आंतरिक लेयर बनाता है, आंतरिक कवरिंग बनाता है। तो यही 3 लेयर याद रखिएगा। 3 लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये 3 लेयर ही शरीर के समस्त अंगों का निर्माण करते हैं। जो भी हम लोगों ने पढ़ा कि गर्भावस्था कैसे शुरू होती है, भाई देखते हैं प्रसव। तो निषेचन से 9 माह या 280 दिन की जो अवधि होती है, इसे हम सगर्भता या गर्भावधि कहते हैं। ठीक, निषेचन होने से 9 माह तक या 280 दिन का जो पीरियड होता है इसे हम सगर्भता या गर्भावधि या प्रेगनेंसी पीरियड कहते हैं। ठीक, तो प्रेगनेंसी पीरियड पूरा होने के बाद गर्भाशय में बहुत तेज से संकुचन होता है और उस संकुचन के कारण जो गर्भ होता है वो मादा शरीर से बाहर निकल आता है। तो गर्भाशय में संकुचन के कारण परिपक्व गर्भ का, परिपक्व शिशु का शरीर से बाहर निकलना ही प्रसव या लेबर कहलाता है। अब प्रसव या लेबर में कुछ हार्मोन्स हेल्प करते हैं, जिसमें एक है ऑक्सीटोसिन। तो प्रसव में एक हार्मोन हेल्प करता है, इसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ये गर्भाशय को बहुत ज़्यादा संकुचित करने के लिए स्टिमुलेट करता है। ये निकलता है पिट्यूटरी से और गर्भाशय को बहुत ज़्यादा संकुचित कराता है, इसके कारण प्रसव आसानी से हो जाता है। इसके अलावा एक हार्मोन्स और होता है, इसे कहते हैं रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है कार्पस लुटियम से और ये गर्भाशय को अपनी पूर्व स्थिति में आने में हेल्प करता है। तो 2 हार्मोन्स हैं जो बहुत ही हेल्प करते हैं लेबर में। एक होता है ऑक्सीटोसिन जो गर्भाशय को संकुचित करता है ताकि प्रसव की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो जाए, और दूसरा होता है रिलैक्सिन, ये गर्भाशय को अपनी पुरानी स्थिति में लाने में हेल्प करता है। तो हो गया प्रसव या चाइल्ड बर्थ। देखते हैं अगला टॉपिक, दुग्ध श्रवण या लैक्टेशन। तो बच्चों आपको पढ़ाया गया कि सगर्भता के दौरान शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ठीक, तो सगर्भता में या गर्भावधि में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण स्तन ग्रंथियों में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। और जब बच्चे का जन्म होता है मतलब प्रसव के बाद, तो प्रसव के बाद शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स निकलता है।
प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन्स निकलता है। इस हार्मोन्स के कारण जन्म के 24 घंटे के अंदर बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर ही शरीर में स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का निर्माण होता है या दूध का श्रावण होता है। ठीक, प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन्स के कारण स्तन ग्रंथियाँ क्या करती हैं, दूध का निर्माण करती हैं, जो दूध का श्रावण होता है। तो जन्म के पश्चात दूध के श्रावण को ही क्या कहते हैं, दूध श्रवण या लैक्टेशन होता है। किसके कारण है, तो प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन्स के कारण। जो ये शुरुआत का जो मतलब जन्म के बाद जो दूध निकलता है माता के शरीर से, वो गाढ़ा होता है और पीले कलर का होता है। इस दूध को हम क्या कहते हैं, इस दूध को कहते हैं खीस, या इसे स्तन्य, प्रथम स्तन्य भी कहते हैं, खीस या कोलोस्ट्रम कहते हैं। खीस या कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये खीस या कोलोस्ट्रम शुरुआत के 4 से 5 दिन तक होता है और ये बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक है। सुना भी होगा आप लोगों ने, कहा भी जाता है कि मतलब माता का प्रथम दूध बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये बच्चे का संपूर्ण आहार है। ये आवश्यक क्यों है, क्योंकि इसमें माता के शरीर में बने हुए बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं। एंटीबॉडीज़ वो होते हैं जो शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं, जो संक्रमण से बचाते हैं। तो बहुत सारे एंटीबॉडी जो बनते हैं माता के शरीर में, वो इसी खीस के द्वारा बच्चे के शरीर में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन जैसे केसिन, ग्लोब्यूलिन, कुछ लवण, कुछ विटामिन, जल, ये सारी चीज़ें उस दूध में उपस्थित होती हैं। इसीलिए बच्चों के लिए माँ का दूध बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम माना गया है। ठीक, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव जन्म समाप्त होता है। ठीक, तो हो सकता है कुछ टॉपिक हमसे छूट गए हों, आप अपने बुक से पढ़ लीजिए। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आएगी तो आप कमेंट करके नीचे पूछ लीजिएगा, आपकी सारी समस्या का समाधान किया जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। हैव अ नाइस डे।